रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 17। शगुन अपना आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे इस कमरे में घुटन होता है। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, मैं नीचे ब्रेकफास्ट खाऊँगी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन अथर्व मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह बहुत ही मासूमियत और छोटी बच्ची की तरह बोल रही थी। अथर्व उसके गालों को सहलाते हुए कहा, जैसा तुम कहो, चलो मेरे साथ नीचे, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। शगुन ने अथर्व का हाथ हटाते हुए कहा, मैंने अभी तक ब्रश नहीं की हूँ। जिसे सुन अथर्व ने वापस मुस्कुरा दिया और उसकी बातें अथर्व को बहुत अच्छी लग रही थी और शगुन की बाहें पकड़ खड़ा करते हुए कहा, जाओ पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। शगुन दौड़ते हुए वॉशरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली और मिरर में खुद को देख ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बहुत देर तक वह ऐसी ही रोती रही। उसके बाद उसने अपने आंसू साफ किया और खुद को देख बोली, मुझे नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि मैं रास्ता देख सकूं यहाँ से निकलने के लिए। अगर मैं इस कमरे में बंद रही तो यहीं बंद ही रह जाऊंगी। मुझे नीचे जाकर यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुछ ही देर में शगुन नहाकर बाथरूम से बाहर निकली और अथर्व के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गई। वह अपनी नज़रें बार बार चारों तरफ घुमा रही थी ताकि उसे मेन डोर दिख जाए। उसे इस विला में मेन डोर दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि फ़िलहाल मेन डोर ही बंद था। यह विला इतना लग्जरियस था कि समझ पाना ही मुश्किल था, कहाँ से निकलना है, कहाँ से अंदर आना है। तभी सर्वेंट लूसिया ने शगुन के सामने दूध का ग्लास, फ्रूट, पास्ता और भी ड्राई फ्रूट्स के नई नई डिशेस खास करके उसके लिए बनाकर उसके सामने रख दिए। शगुन अपने घर पर इतना कुछ नहीं खाती थी। उनके घर पर सुबह में पराठे, दही, चाय यही सब खाने को मिलता था और दोपहर में दाल, चावल, सब्जी, रोटी। उसे यह सब खाने की आदत था और यहाँ पर पूरा टेबल भरा हुआ देख सोच में पड़ गई। यह खाता तो थोड़ा है, पर इतना सारा टेबल सजा के क्यों रखा है? क्या दिखावे के लिए इतना सजा के रखते हैं? खैर जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से जल्द निकलना है और अपने घर पहुँचना है। मैं इस नर्क में नहीं रह सकती। शगुन यह सब अपने मन में सोच रही थी और उसने मेन डोर देख लिया कि कहाँ है। तकरीबन आधे घंटे के बाद उनका ब्रेकफास्ट हो गया। अथर्व चेयर से उठ खड़ा हुआ और शगुन की तरफ देख कहा, चलो। अथर्व शगुन का हाथ पकड़ के अपने कमरे में वापस लाया और कहा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम यहीं रहना और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सर्वेंट लूसिया से कह देना। अथर्व वापस उसे कमरे में बंद करके जाने लगा। यह देख शगुन जल्दी से आगे आके रोते हुए बोली, नहीं, मुझे कमरे में घुटन हो रहा है। मैं यहाँ दिन भर नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे नीचे जाने दो, मुझे नीचे बैठना है। शगुन अथर्व से गिड़गिड़ा के कह रही थी। अथर्व देख सकता था कि उसके आंखों में किस तरह से वे खुद की आज़ादी के लिए भीख मांग रही है। अथर्व को भी उस पर तरस आ गया और उसने प्यार से कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें नीचे जाने दूंगा। शगुन ने आंखों में आंसू लिए मायूसी से पूछा, क्या? अथर्व शगुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, यही कि तुम बिल्कुल भी रोओगी नहीं और ना ही किसी को परेशान करोगी। चुपचाप टीवी देखोगी और तुम्हें जो खाने का दिल करे सर्वेंट लूसिया से कह देना। उसके सारी बातें सुन शगुन ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, जैसे वह उसकी पपेट हो। इतना बोलकर अथर्व तेजा एंटोनियो के साथ विला से बाहर चला गया। अथर्व ने गार्ड और सर्वेंट को सतर्क करके गया था, शगुन पर पूरी नज़र रखे। उसके जाते ही अब जाकर शगुन लंबी सांस ली और खुद से बोली, तुम जब तक घर आओगे ना, तब तक मैं यहाँ से फुर हो जाऊँगी। दूसरी तरफ इंडिया भोपाल। डॉक्टर ने दिशा का ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया था
और उसे आराम करने के लिए कहा था। वहीं दिशा वार्ड के अंदर बेड पर लेटी थी। उसने अपने भाई नंदू को भी पास में बिठा लिया था। उसकी आंखों में नींद बहुत था पर वह सो नहीं पा रही थी। वह यही सोच रही थी कि यह दोनों कब यहाँ से जाएंगे और वह अपने भाई को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाए। पर मेडिसिन्स के असर से नींद कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। वह नींद भरी आवाज़ में अपने भाई से बोली, नंदू यहाँ से हिलना मत, और कोई तुम्हें बोले साथ चलने के लिए तो बिल्कुल भी मत जाना। नंदू ने उसकी बातें सुन हाँ में सिर हिला दिया। उसके सो जाने के बाद नंदू वहीं बैठा था कि एक बार माहिर वार्ड के अंदर वापस चेक करने आया क्योंकि उसे शाम तक का डिस्चार्ज मिल जाएगा। नंदू को यूं ही अकेला अपनी बहन के पास बैठा देख माहिर इशारा करके नंदू को बुलाया। नंदू को माहिर और विशाल पर बहुत ही अच्छे लगते थे क्योंकि विशाल ने पहली बार भी उनकी मदद किया था और इस बार इन दोनों ने उसकी मदद किया है, इसलिए वह उन दोनों पर भरोसा कर रहा था। माहिर के साथ नंदू वार्ड से बाहर चला गया। माहिर अपने साथ उसे हॉस्पिटल के पास में एक होटल में लेकर गया और खाने के लिए खाना ऑर्डर किया क्योंकि माहिर देख सकता था कि उसका भाई सुबह से बिना खाए पिए अपनी बहन के साथ बैठा है और एक बार भी खाने के लिए जिक्र नहीं किया, ना कुछ मांगा उससे। उन दोनों भाई बहन पर तरस भी आ रहा था कि इतनी छोटी उम्र में ये दोनों इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ ही देर में वेटर ने उनके सामने खाना लाकर रख दिया। नंदू फटाफट खाने लगा क्योंकि उसे बहुत भूख लगा था, जो कि माहिर भी देख सकता था। माहिर ने भी खाना खाना स्टार्ट कर दिया और खाते वक्त नंदू से पूछा, वैसे तुम और तुम्हारी बहन कहाँ जा रहे थे? नंदू जो खा रहा था माहिर की बातें सुन रुक गया और माहिर को देखते कहा, मुझे नहीं पता सर। दीदी ने जब सुबह में कॉल किया था तो दादी को बता रही थी कि उन्हें इस प्रॉब्लम में हमारे घर के ही लोगों ने फंसाया है और वह मुझे लेकर यह शहर छोड़कर जा रही थी। वह नहीं चाहती थी मुझ पर कोई मुसीबत आए। माहिर ने वापस पूछा, तो तुम लोग कहाँ जा रहे थे? मेरा मतलब कि अपने किसी रिलेटिव के घर। नंदू अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा, नहीं, हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है और दीदी रिश्तेदारी में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। वह ज़रूर मुझे कहीं दूसरी शहर में अच्छी जगह लेकर जाती जहाँ हमें कोई नहीं जानता। मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। माहिर उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ये सुन नंदू ने माहिर को इमोशनल होकर देखने लगा और कहा, बहुत ज़्यादा। जिस पर माहिर हल्का मुस्कुरा दिया और कहा, फिर तुम दोनों ऐसा करो, हमारे साथ मुंबई चलो। तुम्हें अच्छी एजुकेशन भी मिल जाएगा और तुम्हारी बहन को जॉब भी मिल जाएगा। माहिर का इतना कहना कि नंदू की आंखों में एक अलग ही चमक आ गया और वह खुश होते हुए कहा, क्या सच कह रहे हो आप? माहिर जूस पीते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? पर क्या तुम्हारी बहन मानेंगी? अपनी बहन का नाम सुनते ही नंदू मायूस हो गया, फिर धीरे से कहा, शायद नहीं मानेंगी। माहिर ने आगे कहा, शायद नहीं मानेंगी, अगर मनाओगे तो मान जाएगी। अब वह तुम पर डिपेंड करता है, तुम उसे कैसे मनाओगे। वह दोनों होटल में खाना खाने में बिजी थे। इधर दिशा को नींद जैसी खुली, वह अपनी नज़रें वार्ड के अंदर घुमाई। उसका भाई नंदू उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते वह परेशान हो गई। वह बेड से उठकर खड़ी हो गई और वार्ड से निकलने की कोशिश की। तभी विशाल अंदर आ गया। अंदर आते ही कहा, दिशा मैडम, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रही हैं?
दिशा परेशान होते हुए बोली, विशाल जी, मेरा भाई कहाँ है? वो मिल नहीं रहा, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। विशाल ने दिशा को शांत कराते हुए कहा, आपका भाई हमारे सर के साथ बाहर खाना खाने गए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी वह आते ही होंगे। यह सुनते ही नंदू माहिर के साथ खाना खाने बाहर गया है। दिशा की तो आंखें फैल गई, उसकी तो हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगा। वह बहुत परेशान होने लगी। वह जल्दी से वार्ड से बाहर निकली और कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। उसके पीछे पीछे विशाल भी आते कहने लगा, दिशा मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप रुक जाइए, वह आते ही होंगे, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। पर दिशा विशाल की बातें इग्नोर करते आगे चलने लगी। जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगी। वह लिफ्ट में भी नहीं आई। उसके चेहरे पर परेशानियां साफ साफ झलक रहा था। वह जैसे नीचे आई और मेन गेट के तरफ जाने लगी, उसके साथ विशाल भी था कि तभी सामने से माहिर और नंदू आ रहे थे। नंदू बहुत खुश नजर आ रहा था। माहिर के साथ वह हंसते बातें करते अंदर आ रहा था। दिशा अपने भाई को देख दौड़ते हुए गई और उसे गले लगा ली, उसके माथे को चूमने लगी। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। शगुन के माँ बाबा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माया जी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। बिना खाए पिए रो रो कर उन्होंने अपनी तबीयत पूरा खराब कर लिया था। अब वह कुछ बोल भी नहीं रही थी। श्याम जी प्रिंस को लेकर पुलिस स्टेशन का बार बार चक्कर लगा रहे थे, पर पुलिस वाले सिर्फ उन्हें यही कहकर रिटर्न भेज देते कि जैसे कुछ खबर मिलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। राशि भी जॉब पर नहीं जा रही थी। वह कमरे में बैठे शगुन के हर एक चीज को देखकर रो रही थी और खुद से बोले जा रही थी, बस तू एक बार आ जा, मैं तुझे वापस कभी नहीं जाने दूंगी। भूमिका के हस्बैंड करण बनर्जी ने भी उनका जितना भी सोर्स था उन्होंने शगुन को ढूंढने के लिए लगा दिया, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिला। वे सब सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही ढूंढ रहे थे। उन्हें क्या पता कि उनकी लाडली इस वक्त इंडिया से ही बाहर है। इधर इटली रोम सिटी। शगुन दोपहर में लिविंग एरिया में बैठे टीवी देख रही थी। सारे टीवी शो इटालियन में था। सोफे से उठकर शगुन किचन में गई, जहां लूसिया शेफ के साथ रात के डिनर लिस्ट बना रही थी। बाकी के हाउसकीपिंग क्रॉकरी सेट कर रहे थे। हर सर्वेंट अपना अपना काम करने में बिजी थे। उनके काम उन्हें डिवाइड करके दिए गए थे। किचन में शगुन को देख सब ग्रीट करने लगे। शगुन की नज़र किचन से हट ही नहीं रहा था। ये सब वो पहली बार देख रही थी, पर उसने तुरंत अपनी नज़र फेर ली। देखने लगी क्या किचन से भाग सकती है, पर किचन तो पूरा पैक था, और कुछ था तो वह सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन विंडो। वहाँ से तो निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेन डोर पर गार्ड्स बहुत थे, जहाँ से निकलना तो दूर, वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो सकती। यह सब देख शगुन थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में आ गई। बेड पर धड़ाम से पेट के बल गिर के रोने लगी। शगुन के यह सब हरकत ऑफिस में बैठे अथर्व देख रहा था। उसने उसे कमरे में इसलिए कैद नहीं किया, वह सिर्फ उसे अपने साथ आज़ाद रखना चाहता है कि वह डरने के बजाय उसे समझे। जब वह अच्छे से समझ लेगी तो वह उसे पूरी आज़ादी देगा। तब तक के लिए वह उसे कैद ही रहना पड़ेगा। शाम का समय हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दिशा का डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया, क्योंकि उसकी तबीयत अब काफ़ी ठीक है, और माथे पर ड्रेसिंग कर दिया। कहा उसे वापस ड्रेसिंग करने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। दिशा ने अपने भाई का हाथ पकड़ के माहिर और विशाल को देख रही थी। उसके देखने का तरीका अलग ही था। वह उसकी आंखों
बयां कर रही थी कि अब आप दोनों यहाँ से जाए और हमें भी जाने दें। नंदू ने दिशा से कहा, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करना है, क्या हम साइड में जाकर कहीं बात कर सकते हैं? वे दोनों हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में जाकर एक जगह खड़े हो गए, बातें करने लगे। नंदू अपनी बहन का हाथ पकड़ के कहा, दीदी हमें भी मुंबई चलना चाहिए, वहाँ पर हम दोनों अपनी नई जिंदगी चालू करेंगे। मुंबई का नाम सुन दिशा ने अपना हाथ नंदू के हाथ से छुड़ा, उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए प्यार से बोली, नंदू तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता लोग कैसे होते हैं। तुम्हें अभी तक लगता है कि मुंबई बहुत अच्छा है, पर जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के लोग जरा भी अच्छे नहीं हैं। थोड़ा रुककर दिशा ने आगे कहा, हमें यहीं कहीं आसपास के शहर में रहना होगा ताकि मैं तुम्हारी पढ़ाई भी करवा सकूं और हमें अपने घर भी तो जा सकते हैं, दादी का देखभाल भी कर सकते हैं। समझ रहे तुम मेरी बात? नंदू जानता था कि उसकी दीदी जो भी करती है सब सही करती है, वह अपनी दीदी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, पर वह ये भी जानता है कि उसकी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है और हो ना हो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगा। अनजान शहर में दोनों क्या करेंगे? इसलिए उसने वापस अपनी दीदी को मनाते हुए कहा, दीदी मैं जानता हूँ कि आप जो भी करोगी सही करोगी, पर हमें माहिर और विशाल पर साथ मुंबई जाना चाहिए। वह दोनों बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें गलत मत समझिए। नंदू ने जैसे उन दोनों की तारीफ किया, दिशा ने झट से अपने भाई का चेहरा छोड़कर आंखें बड़ी बड़ी करते देखने लगी कि आज उसका भाई उसके सामने उसके दुश्मनों का तारीफ कर रहा है जिससे वह बचना चाहती है। तभी पीछे से आवाज़ आया, कौन कहता है कि मुंबई के लोग बुरे होते हैं या पूरी मुंबई बुरी है? यह आवाज़ सुनते ही दिशा पीछे मुड़ी और नंदू भी उसी ओर देखा तो कोई और नहीं माहिर था। माहिर अपनी दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए हुए ही बोला। दिशा अपने भाई का हाथ पकड़ ले जाने को मुड़ी कि माहिर ने रोकते हुए कहा, मिस दिशा तुम्हें नहीं लगता अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई की लाइफ खराब कर रही हो? ये सुन दिशा के अंदर तो आग लग गया। उसे इतना माहिर के ऊपर गुस्सा आने लगा कि उसकी वजह से उसका भाई आज उसकी बोली बोल रहा है। इसने मेरे भाई को न जाने क्या पट्टी पढ़ा दिया। दिशा अपने भाई का हाथ छोड़ आगे आई और गुस्से में माहिर से बोली, देखिए सर, आपने हमारी बहुत मदद किया है, अब बस इसके आगे नहीं। मुझे आपकी और कोई मदद नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। दिशा थोड़ा रुक कर फिर आगे बोली, मैं मेरे भाई का ध्यान रख सकती हूँ, और रही बात स्वार्थ, तो मैं हूँ बहुत स्वार्थी, सिर्फ अपने परिवार के लिए। मैं उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती, इसके लिए मुझे अपने आखिरी दम तक क्यों ना लड़ना पड़े। जिस दिन मैं मर जाऊंगी उसी दिन मेरे सारे स्वार्थ भी ख़त्म हो जाएंगे। दिशा की ऐसी समझदारी वाली बातें सुन माहिर को कहीं न कहीं अंदर से जलन होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे जीत नहीं सकता। कहने को तो वह पैसे वाला है, अमीर है, पर वह अपनी बात नहीं रख सकता। वहीं एक गरीब लाचार लड़की उसके सामने अपनी हिम्मत दिखा रही थी। माहिर ने फिर भी अपने एटीट्यूड के साथ कहा, देखो मैं तुम पर कोई एहसान नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारा भाई छोटा है और तुम किसी नई जगह पर सेटल होने में तुम्हें वक्त लगेगा और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तुम ठीक तरीके से कुछ हैंडल नहीं कर सकती और तुम्हें यहाँ तुम्हारे दुश्मन जो पैदा हुए हैं वह तुम्हें ढूंढते ही होंगे। दुश्मन वाले शब्द सुन दिशा बेमन से मुस्कुरा दी और बोली,
देखा जाए तो हर कोई दुश्मन है मेरा और ना देखा जाए तो हर कोई अपना है। क्या ही कह सकते। माहिर आंखों से गॉगल्स उतारते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे आसपास खतरा ही रहेगा। जब तुम्हारा भाई थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो तुम वापस यहाँ आ जाना। और रही बात तुम्हारे दादा दादी की तो तुम उनकी फ़िक्र मत करो, उनके लिए भी अरेंज हो जाएगा। दिशा को समझ नहीं आ रहा कि माहिर इतना उसके लिए यह सब क्यों करना चाह रहा है, इसलिए उसने वापस पूछा, आपको मुझ पर इतनी दया क्यों आ रहा है? माहिर कुछ बोलता कि उसके पहले ही नंदू आगे आकर कहा, दिशा दीदी, माहिर सर सही कह रहे हैं, हमें इनकी बात मान लेना चाहिए। मुझे इन पर पूरा भरोसा भी है। भरोसा वाला शब्द सुनते ही दिशा माहिर की आंखों में देखने लगी। उसके मुंह से दर्द भरे लफ्ज़ निकल गए। नंदू, तुम्हें नहीं पता, मैंने एक बार भरोसा किया था और जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया था उन लोगों ने मुझे कैद करके रखा, इसलिए अब नहीं। दिशा के मुंह से कैद वाला शब्द सुन माहिर को याद आने लगा कि उसने उस पर कितना अत्याचार किया था, जबकि वह पूरी तरह निर्दोष थी। नंदू ने आगे कहा, प्लीज़ दीदी, एक बार, सिर्फ एक बार इन पर भरोसा करिए। ये सब बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने हमारी 2 बार मदद किया है, इसलिए इन पर मुझे भरोसा है। दिशा दीदी। दिशा ने अपने हाथों से नंदू के सिर पर फेरते हुए बोली, नंदू अब बस, चलो यहाँ से। दिशा जाने के लिए सिर्फ मुड़ी ही थी कि उतने में माहिर ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो अकेले चले जाओ, पर अपने भाई की ज़िंदगी मत ख़राब करो। उसे मेरे साथ जाने दो ताकि उसका एजुकेशन तो ना रुके। तुम अपनी जिद के आगे अपनी भाई की लाइफ मत ख़राब करो। उसकी बातें सुन दिशा वापस माहिर की तरफ देख बोली, अच्छी और बुरी की पहचान है मुझे। अगर मेरे साथ बुरा होता है तो भी ठीक, अगर अच्छा होता है तो भी ठीक, मैं दोनों सहने की ताकत रखती हूँ। तभी विशाल भी आ गया और कहा, दिशा मैडम, आपको हमारे साथ मुंबई चलना होगा क्योंकि आप यहाँ से सेफ नहीं हैं। वे लोग आपको ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द वे लोग आपको पकड़ भी लेंगे। विशाल की बातें सुन दिशा भी डर गई और दिशा विशाल पर कहीं न कहीं भरोसा भी करती थी क्योंकि वह पहले दिन से उसका साथ दिया है। दिशा सोच ही रही थी कि नंदू ने उसकी हाथ पकड़ बोला, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको पकड़ लिया और मुझे भी तो। दिशा नंदू के माथे पर किस करते हुए बोली, नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम फिक्र मत करो। विशाल और नंदू दिशा को लगातार समझाने लगे। वे दोनों उस पर प्रेशर डालने लगे। दिशा भी कहीं न कहीं डर रही थी। वह ठाकरों को जानती थी, अगर उसके चंगुल में उसका भाई फंस गया तो बच पाना नामुमकिन है। अगर वह मुंबई भी गई तो उसे माहिर से डर लग रहा था कि वह भी उसे कितना टॉर्चर किया था। देखा जाए तो दोनों ही उसके दुश्मन हैं। खैर जो भी हो, उसने हाँ में सिर हिला दिया। नंदू खुश होते हुए दिशा के गले लिपट गया और उससे अलग होते हुए कहा, दीदी, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि आपको किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगा और जो आपको परेशान करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन दिशा मुस्कुरा दी और अपने भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, काश वह दिन जल्दी आ जाए, मुझे सब लोग तुम्हारे नाम से पहचाने, नंदू वर्मा की बहन दिशा वर्मा।
दोनों इतना बोलकर एक दूसरे के गले लिपट गए। उन दोनों का प्यार करता देख माहिर को अपने अंदर अकेलेपन की कमी खलने लगा। उन भाई बहन के प्यार से माहिर को एक अजीब सी बेचैनी होने लगा। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी, रात का समय। शगुन ने आज पूरा दिन सारे तरकीब लगा लिए, पर वह यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इतने गार्ड्स, इतने लोग, वह देखकर अंदर से डर रही थी। और कोई रास्ता भी तो नहीं है जहाँ से वह निकल सके। अगर वह खिड़की, बालकनी के यहाँ से ट्राई भी करी तो उसे उसकी ज़िंदगी हाथ धोना पड़ेगा। चाहकर भी वह यहाँ से नहीं निकल सकती। अब उसे रोने और चिल्लाने की सिवाय कुछ नहीं कर सकती। वह कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही थी कि तभी कुछ देर में अथर्व विला पहुँचा। शगुन ने कमरे का हालत खराब कर दिया था, चीज़ें तहस नहस कर दी थी। जब अथर्व कमरे में आया तो देखा वह शांत खड़ा रहा। शगुन वापस अथर्व के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? अथर्व को अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह दिखा नहीं रहा, क्योंकि उसने सुबह में उसके ऊपर गुस्से में हाथ उठा दिया था और वह नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा कुछ गलत करे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। अथर्व ने प्यार से पूछा, सुबह में तुम ठीक थी, यहाँ तक कि तुम पूरा दिन ठीक थी, तो तुम्हें अब क्या हो गया और ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? और ये सब सामान यहाँ वहाँ फेंकना, बच्चों की तरह हरकतें करना छोड़ दो। शगुन ये सुनते चिढ़ गई और रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस यहाँ से जाना है। आपको ज़रा भी ख्याल है मेरे माँ बाबा पर क्या बीत रहा होगा, वह किस हालत में होंगे? मुझे मेरे घर जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अथर्व कुछ नहीं बोल रहा था और उसको इतना शांत देखकर शगुन के अंदर चिढ़ मचने लगा। रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी गीली हो चुकी थी, यहाँ तक कि सूज भी गए थे। शगुन का दिल अंदर से बहुत दर्द कर रहा था। उसका एक पल, एक मिनट भी यहाँ नहीं रहा जा रहा था। वह एकदम लाचार, बेजान सी हो गई थी और रोते हुए बोली, मैं इंसान हूँ और आपने मुझे कैद करके रखा है। दम घुट रहा है मेरा इस कमरे में। मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। प्लीज़ मेरा मोबाइल मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने माँ बाबा से बात कर सकूँ। अथर्व वैसे ही खड़ा रहा और अपना दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले कहा, अभी मोबाइल नहीं मिलेगा, पर हाँ, कुछ दिनों में तुम्हें मोबाइल ज़रूर मिल जाएगा। जब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। शगुन दांत पीसते हुए बोली, मुझे अभी के अभी मेरा मोबाइल चाहिए। मुझे मेरे घर वालों से बात करना है। अथर्व थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम पर अपना गुस्सा निकालूं। एक बार कह दिया ना, टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा तो मिल जाएगा। शगुन अपने दोनों हाथ फेस पर रख जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख अथर्व ने आगे कहा, कल से तुम गार्डन में जा सकती हो, सिर्फ गार्डन, ओके? ये सुन शगुन रोते हुए अंदर से मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह यही तो चाहती थी कि विला से बाहर जा सके, और एक बार उसने अपना कदम बाहर रखी तो वह यहाँ से बाहर निकल पाएगी। पर बेचारी को क्या पता कि वह इस वक्त कहाँ है। वह तो अपना गांव समझ रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।